अनिल दुबे साहब, आरएलडी कैसे देखती है? आरएलडी क्या इस तौर पर देखती है कि भाई सीबीआई अब स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने तरीके से काम करती है, या फिर यूपीए शासनकाल में जो कोर्ट ने कहा कि भाई पिंजरे में बंद तोता की तरह सीबीआई है, तो इस तौर पर आप लोग देखते हैं, या फिर मौजूदा वक्त में ऐसा लग रहा है कि भाई जो आरोपी है उसे तो कभी भी सीबीआई को जब जरूरत पड़ेगी बुला सकती है? देखिए संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये अपना जो भी काम कर रही हैं, और इस मुद्दे पर तो चर्चा का मैं समझता हूं कोई वो नहीं है। उनको जो है गवाह के तौर पर बुलाया गया है। इस पर चर्चा करने की बजाय हम लोग चर्चा करें कि कल राज्यसभा के चुनाव हुए, राज्यसभा में जो है एनडीए गठबंधन का 8वां प्रत्याशी जीता, और उससे उत्तर प्रदेश में एक जो माहौल बना, एक विपक्षी दलों के लोग एनडीए गठबंधन के पक्ष में आए, उन्होंने मतदान किया, और 2024 की एक तस्वीर सामने आई है। 2024 में एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन से हमारे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी निकले, और उनके निकलने के बाद आज उत्तर प्रदेश के हालात बदले हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मतलब खत्म हुआ है। ये एनडीए गठबंधन के पक्ष में किसान, मजदूर सभी लोग आए हैं। इस पर चर्चा करने की जरूरत है। 2024 में 80 लोकसभा सीटों का चुनाव होना है, और 80 लोकसभा में एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ, चूंकि जयंत चौधरी जी एनडीए की तरफ जाने का फैसला कर चुके हैं, तो उसका असर दिखाई पड़ रहा है। कल आपने राज्यसभा में भी देखा। और उत्तर प्रदेश के जो और बुनियादी सवाल है, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो ये नोटिस मिल गया, आरएलडी बीजेपी के साथ जुड़ गई थी, बड़ी विक्ट्री मिल गई। मैं लौटता हूं अनिल जी, मैं लौटता हूं आपके पास। सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोजिद, बताइए कि ये जो क्या मैसेज है, अखिलेश यादव को नोटिस मिलना सीबीआई का, धारा 160 के तहत नोटिस दिया गया और गवाह के तौर पर उन्हें बुलाया गया है, ये क्या मैसेज जाता है इससे? क्या पॉलिटिकल मैसेज चुनाव से पहले कुछ है इसमें? सैयद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। होने वाले हैं, और लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक बना है, तो एक इल्जाम जरूर बीजेपी पे आ रहा है, लेकिन एक मटेरियल एविडेंस देखना होगा। सीबीआई के पास क्या कागज है, सीबीआई को क्या सबूत मिले हैं, और सीबीआई किस वजह से उसको बुला रही है। हालांकि 160 की गवाही के लिए अखिलेश यादव को तलब करने की जरूरत नहीं है। अगर लीगली देखें, वहां पे खुद आईओ जाके उससे बातचीत कर सकता था। तो जाहिर सी बात है कि एक जो सीबीआई के बारे में स्कोर की टिप्पणी उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन एक जरूर एक पॉलिटिकल मैसेज इसमें है कि अगर आप हमारे साथ है तो साथ है, नहीं है तो आपको सीबीआई का समन झेलना पड़ सकता है, सीबीआई आपको बुला सकती है। तो इसका राजनीतिक नफा नुकसान कैलकुलेट करके ही पूरी तरह से देखा जाएगा, जहां तक समाजवादी पार्टी की नजर है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ये चाहती है कि वो बताए कि जितने भी एंटी मोदी ब्लॉक बन रहे हैं वो सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, और भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे होकर मोदी जी को हराना चाह रहे हैं। ये बीजेपी का नजरिया है। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई ने जो बुलाया है उसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस है, पॉलिटिकल मैसेज है, इसको कोई दो राय नहीं। ठीक है शरद साहब, ये क्या मैसेजिंग है आपके हिसाब से? देखिए, जिस तरह से इंडिया ब्लॉक बना मैसेज नहीं है, ये सीबीआई का मैसेज है, और कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये समन जारी हुआ है, और उनको बतौर गवाह की बुलाया गया है। वो कोई आरोप नहीं उनके ऊपर, कोई साजिश उनके ऊपर नहीं है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के को मालूम है कि अंदरूनी बात क्या है, क्या क्या कांड हुआ है, तो उनको ये शक है कि शायद इनको आरोप इनके ऊपर बना दिया जाएगा, इनको अपराधी बना दिया जाएगा। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, सिर्फ समन भेजे गए हैं। समन में आपको आके बयान देना पड़ता है। ये बयान दे दे, सही है वो दे दे, गलत है वो दे दे, जो इनको देना है वो दे दे। उसके बाद तो कोर्ट में ये जिरह बहस का सवाल है कि कौन किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, कौन अपराधी है, किस पे आरोप लगा या साबित हुआ है। तो इसका भारतीय जनता पार्टी या सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आजम खान साहब, इसी तौर पर क्यों नहीं लेते हैं? शरद त्रिवेदी जी जो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट मॉनिटर्ड ये जांच चल रही है, और उसमें अगर सीबीआई ने समन भेजा है, टाइमिंग को लेकर ठीक है आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कोर्ट मॉनिटर अगर सीबीआई जांच चल रही है तो उसमें आपके पास कोर्ट जाने की इजाजत, हमेशा जाने की इजाजत है। तो अगर कुछ
गैर कानूनी हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, वहां से आपको राहत मिल सकती है। अदालत पर तो भरोसा है ना। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता कह रही है कि सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग आज निष्पक्ष नहीं है। ये सिर्फ हमारे इंडिया ब्लॉक या इंडिया अलायंस का कहना नहीं है। हम तो ये कहते हैं पिछले 10 सालों में 27% नौकरियां पीएसयूज और कॉरपोरेट में कम हो जाती हैं। 1 लाख लोग आईटी सेक्टर से नौकरी से चली जाती है और 90 लाख सरकारी पद गवर्नमेंट में पूरे ऑल इंडिया खाली हैं। क्या भाजपा ये कहेगी कि इनको नौकरी क्यों नहीं दे रही है? 1 लाख आईटी सेक्टर के लोगों की नौकरी क्यों चली गई? नहीं, आजम खान साहब, आप संबंध में बात नहीं करना चाहते, बाकी मसलों में बातचीत करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। नौकरी क्यों चली गई? आजम साहब, जो मुद्दे हैं भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को समन भेजा कि उस पर चर्चा कर लेते हैं। नौकरियों और कितनी नौकरियां गई, कितनी मिली, उसके लिए अलग से हम चर्चा करते रहते हैं, उस पर चर्चा हम कर लेंगे। हमने पहले ही कह दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लीगल एक्सपर्ट्स होगा उसको चर्चा करके उस पर निर्णय लेंगे। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन जो ये सवाल हैं, ये सब जनता के सवाल हैं, हमारे अपने सवाल नहीं हैं। जनता के सवालों के साथ ही इंडिया ब्लॉक आगामी चुनाव में जाएगा और ये मुद्दे जनता के बीच में हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा हो, ठीक है, चाहे अभी सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के चुनाव को लेकर जो बातें कही हैं कि लोकतंत्र की हत्या, ठीक है आजम साहब, मैं लौटता हूं। तमाम में मौजूदा वक्त में अगर विपक्षी नेताओं को सीबीआई या ईडी के समन मिल जाए तो इस पर बवाल मच जाता है। चूंकि अखिलेश यादव को यह समन भेजा गया है, हालांकि गवाह के तौर पर उन्हें बुलाया गया है, समन भेज करके बुलाया गया है कि कल आप आइए, आपसे पूछताछ करेंगे। खनन घोटाला जो उत्तर प्रदेश में हुआ और खासतौर पर एक खास डिस्ट्रिक्ट में एक साथ जो 13 खनन पट्टे आवंटित किए गए, उस पर पूछताछ बेहद जरूरी है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहला सवाल अब मैं सैयद मोजिज इमाम से लेना चाहता हूं। सैयद, ये बताइए कि ये तो फैशन चल पड़ा है कि भाई विपक्षी नेताओं को अगर ईडी या सीबीआई के समन मिल जाए तो फिर ईडी, सीबीआई और गवर्नमेंट निशाने पर आ जाती है। ठीक है, ये मामला 2019 में दर्ज हुआ, पहले भी पूछताछ हो सकती थी, पहले भी हालांकि समन दिया गया। ये कहा जाता है कि 2019 चुनाव से पहले भी दिया गया था। लेकिन क्या विपक्षी दल और राजनीतिक पार्टियां ये तय करेंगी कि जो जांच एजेंसी है वो कब समन भेजेगी या नहीं भेजेगी? पार्टियों का कोई रोल नहीं है, लेकिन जिस तरह से पहले अगर 2014 के पहले की बात करें तो यूपीए सरकार में भी काफी कई लोगों की समनिंग हुई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई के बारे में जो टिप्पणी केट पैरट के बाद कहना पड़ा। और लेकिन अब जब फ्रीक्वेंसी 2014 के बाद बढ़ी है, खास करके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको समन हुआ है। हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा इसी ईडी के समन से। तो एक राजनीतिक जो दांव पेच है, आरोप प्रत्यारोप है, ये तो चलेगा, लेकिन कोई राजनीतिक दल या कोई डिसाइड नहीं करेगा कि कब जांच एजेंसी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जब चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि सवाल कई सारे उठते हैं और सीबीआई ने हो सकता है अपने विवेक से फैसला किया हो कि हमें अखिलेश यादव के बयान की जरूरत है और उनको अब समन करना चाहिए। लेकिन जब टाइमिंग इस तरह आ रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं, 2 हफ्ते बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा तो एक चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा, तो एक आरोप जरूर लगते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है कि कोई भी एजेंसी के सरकार के दबाव में काम करती है। और जब कोर्ट मॉनिटरिंग जांच चल रही है तो सरकार का दबाव वैसे भी ज्यादा काम नहीं आता है। शरद त्रिवेदी साहब, समन भेजती है सीबीआई, समन भेजती है ईडी, डिफेंड आप लोगों को करना पड़ता है और ये बताना पड़ता है भाई ये स्वतंत्र एजेंसियां, संवैधानिक एजेंसियां हैं, ये अपना काम कर रही हैं। नहीं, देखिए कुंदन जी, जब भी इस तरह की प्रक्रिया पहले हुई, आप देखें कि अडवाणी जी के साथ क्या हुआ था। अडवाणी जी ने डिक्लेयर किया था कि मैं किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया से, चुनाव से मैं दूर रहूंगा जब तक मेरे ऊपर जो आरोप हैं वो गलत साबित नहीं होते, और बाइज्जत उनको बरी किया गया था। माननीय मोदी जी के साथ यही हुआ, अमित शाह जी के साथ यही हुआ। ये लेकिन ये एक नई रीति, एक नया रिवाज शुरू हुआ है कि जब ऐसी कोई बात हो तो सीधे जो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनको पता है इनकी दाढ़ी में तिनका है
उनको तो आरोप, उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक प्रक्रिया है जो आए दिन आप देखें कि थाने में लोगों को बुलाया जाता है, कोई वारदात होती तो आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, जो वहां पे चश्मदीद गवाह है या नहीं है, कि आसपास के लोगों से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में बात की जाती। तो एक सतत प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई आरोप नहीं उनके ऊपर है। या तो उनको लग रहा है कि अगर कोई इस तरह का गलत बयान हुआ उनके ऊपर कोई आरोप लग सकता है तो बात दूसरी है, फिलहाल उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। उनको एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट के मॉनिटरिंग समन भेजा गया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को घसीट लेते हैं। अब जहां आप देखें कि जैसे अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो जहां भारतीय जनता पार्टी के हक में एक मतदान नहीं होता वहां संविधान की हत्या नहीं होती है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीतती है संविधान की हत्या हो जाती है। तो ये एक कानून का मजाक बनाया जा रहा है, न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बनाया जा रहा है और जांच एजेंसियों का मखौल उड़ाया जा रहा है। ये जो MS गिल साहब जो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन को जो जाके उन्होंने समझाया था कि कैसे चुनाव लड़े जाते, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो ये आरोप का एक ट्रेंड शुरू हो गया है, एक फैशन शुरू हो गया है कि जब ऐसी कोई घटना घटे आप आरोप लगाना शुरू कर दीजिए, इससे आपके कम से कम पाप धुल जाएंगे। इनके तो अभी कोई पाप डिक्लेयर ही नहीं हुए हैं। ये तो आजम खान साहब फिर क्यों डर रहे हैं? अभी तो आरोपी भी नहीं है, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो फिर इतना हो अल्लाह की जरूरत ही नहीं थी। मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा, क्या अजीत पवार से आरोप हट गए हैं? क्या शुभेंदु अधिकारी से आरोप हट गए हैं? और जो लोग गए हैं चाहे वो मुख्यमंत्री आसाम हो, क्या उनके ऊपर से आरोप हट गए हैं? इन्होंने कहा जो आरोप हट जाता है, जैसे लालकृष्ण आडवाणी जी का इन्होंने उदाहरण दिया, वो उनका एक आदर्श था, वो आदर्शवादी भाजपा रही कहाँ? यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि मैं जो है एक वोट से वो चुनाव हार जाते हैं केंद्र में, और वो कहते हैं कि मैं खरीद फरोख्त और वो लूट की सरकार नहीं चलाऊंगा। लेकिन आज की भाजपा लूट की सरकार चलाना चाहती है। उसने कर्नाटक में लोटस ऑपरेशन कैसे किया, मध्य प्रदेश में कैसे किया, और